हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको कराने वाला हूँ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं और कई बार आए भी हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो आप ध्यान रखिए, निम्न में से कौन सी जड़त्व का माप है, तो वो है द्रव्यमान। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन फटाफट, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा को तो आप जूल में भी नाप सकते हैं, लेकिन खाद्य ऊर्जा की बात है तो उसे कैलोरी में नापा जाता है। आपको बताओ, आप कोई खाद्य सामग्री लेके आते हो तो आप उसको हमेशा कैलोरी में ही नापते हो कि इतनी कैलोरी इसमें है, इसमें इतनी कैलोरी है, इस तरीके से। तो देखिए अगला सवाल, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए ये सवाल याद करने वाला नहीं, ये बनाने वाला है। तो संवेग क्या होता है, संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv, और जो वेग होता है वो क्या होता है, वेग। अब इनके अनुपात की बात कर रहा है तो हमने अनुपात में लिख लिए, v से v कैंसिल हो गया, तो क्या प्राप्त हुआ हमको, m मतलब द्रव्यमान। क्लियर। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर आगे, फटाफट देखिए अगला सवाल क्या कहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि ये गति के प्रथम नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, या ये गति के जो प्रथम नियम है वो किसने दिया था, न्यूटन। तो इसको बोलेंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम, या फिर आप इसे कह सकते हो जड़त्व का नियम। तो इसका आंसर हुआ बी, यानी कि न्यूटन का नियम। तो आप ध्यान करेंगे न्यूटन का नियम। तो चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो आप ध्यान रखें, चाहे वो समुद्र हो या ग्लास हो, कहीं भी बर्फ होती है तो उसका हमेशा 1/10 भाग सतह के ऊपर होता है, सिर्फ 1/10 भाग। चलो अगला सवाल देखिए फटाफट, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी फिसलने का बात आ जाए तो हम हमेशा घर्षण की कमी के कारण ही फिसलते हैं, और कोई कारण नहीं होता फिसलने का। अगले सवाल की ओर देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो आप ध्यान रख लीजिए कि प्रकाश वोल्टीय सेल प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो वो होता है प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। तो ध्यान रखना ये है पास्कल का नियम। ये किसका नियम है, पास्कल का। तो चलो अगला सवाल, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है। तो देखिए जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं, एक होता है अपकेंद्रीय बल और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। लेकिन जो दूध से घी अलग होता है या क्रीम अलग होती है उसमें बात होती है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय नहीं होता। अभिकेंद्रीय अंदर की ओर लगता है बल्कि अपकेंद्रीय बाहर की ओर लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपकेंद्रीय बल। ठीक, बढ़ते हैं चलो अगले सवाल की ओर, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान रखना, जेट इंजन जो कार्य करता है वो है रैखिक संवेग के संरक्षण के नियम पर। तो वो कौन सा है, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम या संरक्षण का सिद्धांत। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण भाग होता है उसका कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे कि पृथ्वी का आप 1/6 ले लीजिए, पृथ्वी का आप 1/6 ले लीजिए, वही चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा ये रखने वाला है सीधा सा 36,000 किलोमीटर। कितना, 36,000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं,
ये कहता है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो देखिए जब वर्षा की जो बूंद गिरती है तो उस पर पृष्ठीय तनाव लगता है, पृष्ठ पर उस पर तनाव लगता है, जिसके कारण वो कैसी हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। अगला देखिए कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये कहाँ के हैं, ग्रीस के हैं। ये कहाँ के हैं, तो ये ग्रीस के हैं। आपको क्लियर। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको लगेगा कि पानी पिघलेगा तो बर्फ पिघलेगी तो आपको लगेगा कि पानी का स्तर बढ़ जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। पानी का स्तर उतना ही रहता है, क्योंकि बर्फ पहले जो पानी में डूबी हुई है उसका जो आकार है वो ठोस है, यानी कि उसके अणु पास पास होते हैं। लेकिन जब बर्फ पिघल जाती है तो उसके आकार में क्या है, बदलाव आता है उसके कारण। और जो कुछ आइस है उसका कुछ भाग ऊपर होता है तो वो उसको बैलेंस कर लेता है, यानी कि हम कहेंगे कि पानी का स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उतना का उतना ही रहता है। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं वो किसने दिए थे। तो वो किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए। चलो अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, यानी कि बल होता है, उसे हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, F से लिखते हैं। और F बराबर होता है mg। तो g का मान जो होता है वो होता है 9.8 और यहाँ पर m का मान 1 दिया है, तो ये बल कितना हो गया, 9.8 न्यूटन हो गया। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होती है। तो ध्यान रखिए 746 वॉट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, यानी कि घोड़े की शक्ति उसको कह सकते हैं। तो उतना 746 के बराबर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कितने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं। यानी कि न्यूटन से पहले बताइए किसने बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो वो हमारे इंडियन ने बताया था, और वो हैं ब्रह्मगुप्त। लेकिन उन्होंने आज ये व्याख्या नहीं की, इसलिए इनका नाम नहीं आता है, उनमें न्यूटन का ही नाम आता है, लेकिन ध्यान रखेंगे उनका नाम। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप जानते ओम दिया है, वो होता है प्रतिरोध का, वोल्ट होता है वो होता है विभव का, एम्पियर जो दिया है वो होता है आपका धारा का, और जो जूल होता है वो होता है ऊर्जा का, कार्य का और ऊष्मा का। ठीक है, तो चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको कहता है कि अगला सवाल कहता है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो देखिए आप इसको चाहो तो याद भी कर सकते हो, ये -40 पर होता है और इसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध है C/5 बराबर F-32/9। यानी कि आप F का मान -40 रखोगे तो C का मान अपने आप इस फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, -40, यानी कि समान होते हैं। या आपको कभी भी सेल्सियस को फारेनहाइट में या फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो इस फॉर्मूले की मदद से आप बदल सकते हो। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम, देखिए सेम सवाल आ गया, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा था C/5 बराबर F-32/9। तो आप क्या करेंगे, यहां पर C की जगह पर, यानी कि कौन है ये, यहाँ पर सेंटीग्रेड, इसकी जगह पर 60 रख दीजिए, फारेनहाइट आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पर 60 कर दीजिए
तो ये कितनी बार 12, 12 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, 12 तो 108 इधर बचा f माइनस 32 को इधर लाएंगे तो f बराबर 140। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ चुका है 140 आ गया। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके देख सकते हो आसानी से, ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से। अगला देखिए, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंदर स्थल में जल का क्या तापमान होगा। तो देखिए, चाहे झील का पानी जमने वाला हो ऊपर सतह से या चाहे जम चुका हो, आप ध्यान रखेंगे कि जो झील होती है उसमें जो नीचे का पानी होता है उसका तापमान हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपने सुना भी होगा कि बर्फ जमने के बाद भी पानी के अंदर मछलियां जिंदा रह लेती हैं। वो क्यों रह लेती हैं? क्योंकि अंदर का पानी नहीं जमता है। अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है तो मैं आपको बहुत ही जल्द इस टॉपिक पर एक वीडियो लेके आऊंगा, वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो देखिए, आपको इन ऑप्शनों में से बताना है, सब में से नहीं बताना है। कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक बताना है। तो देखिए, जल में ऊष्मा बहुत तेजी से चालन नहीं होती है, चमड़ा लकड़ी इनमें नहीं होती है। इनमें सबसे जल्दी जो होती है वो किसमें होती है? पारा, यानी कि पारा इसका आंसर हुआ। अगला देखिए सवाल, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। यानी कि आपको बताना है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण हो रहा है वो क्या कहलाता है। तो आपको आंसर देना है, वो कहलाता है संवहन, ठीक। इसकी परिभाषा के लिए भी बहुत ही जल्दी आपको वीडियो लेके आएंगे। तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। तो देखिए, उबलता हुआ पानी, गर्म हवा, सूर्य की किरणें और भाप, इनमें से आपको बताना है किसके द्वारा आपको अधिक ज्वालक पैदा होता है। तो आप बताएंगे इनमें होता है किसके कारण? वो होता है भाप के कारण, ठीक है। चलो, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को? वाष्पीकरण। तो चलो अगले सवाल की ओर, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ये गति का नियम नहीं, ऊष्मा का है। ऊष्मागतिकी का नियम होता है प्रथम कौन सा? ऊर्जा संरक्षण। तो ये किसको प्रतिपादित करता है? ऊर्जा संरक्षण को। तो चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है। ऊष्मा धारिता किसकी अधिक है, आपको ये बताना है। तो आप ध्यान रखना कि ऊष्मा धारिता जो अधिक होती है वो इनमें से किसकी अधिक होती है? जल की, ठीक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है, बिना किसी ताप परिवर्तन के, यानी कि ताप परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आपेक्षिक ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो किसमें बदलना है हमको? तो ये बदलना है हमको किसमें? किसी पदार्थ को द्रव से गैस में, यानी कि गैस में बदलेंगे तो वो क्या कहलाएगी? उसको बोलेंगे वाष्पन, यानी कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। चलो, तो बाकी के हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाकी आपको कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके।